तो आज हम करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के उसको यहां पर हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहला हम फॉर्मूला लिखेंगे टोटल चार्ज का। अगर मुझे चाहिए टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, और Q होता है N इंटू ई। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और आपने याद रखना है कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। ठीक है, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। और जो ये चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। और इतना ही चार्ज प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन पर इतना ही चार्ज पॉजिटिव में होता है, इलेक्ट्रॉन पर इतना ही चार्ज ये नेगेटिव पर होता है। ठीक है, तो Q होता है N इंटू ई। Q होता है टोटल चार्ज, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E होता है इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। तो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला होता है। अब सेकंड फॉर्मूले में हम क्या पढ़ते हैं, सेकंड फॉर्मूले में हम पढ़ते हैं करंट को। हाँ, I को, I यानी कि करंट। करंट होता है Q अपॉन T, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट। I होता है Q अपॉन T। Q होता है चार्ज, T होता है टाइम। तो रेट ऑफ चार्ज यहां पर हो गया, रेट ऑफ चार्ज फ्लो यहां पर हो गया, और वो होता है करंट। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। यहां पर I करंट है ना, Q यहां पर चार्ज है, T यहां पर टाइम है। करेक्ट, तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। और याद रखना है कि चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो ऐसा यूनिट होता है, क्या होता है ऐसा यूनिट चार्ज का, कूलम। COULOMB, कूलम। ठीक है, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है सेकंड, है ना, और हम इसे S से डिनोट करते हैं ना। तो करंट का ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड, यानी कि एम्पियर हो जाएगा। हाँ, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। तो करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, जिसे हम A से डिनोट करते हैं ना। और Q तो हमारे पास में कूलम है ही है ना, Q का ऐसा यूनिट तो हमारे पास में कूलम है ही है, इसको याद रखना है। अब थर्ड में हम याद करते हैं, हमें जो फॉर्मूला याद करना होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। यानी कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना हम वर्क करते हैं, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हम जितना वर्क करते हैं, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टू पॉइंट्स, है ना। तो V होता है W अपॉन Q। यहां पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसे हम वोल्टेज, है ना, वोल्टेज भी कहते हैं। और W होता है, ये तो वर्क होता ही है ना, ये वर्क होता है। Q चार्ज होता है। तो याद रखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, और वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। तो V का ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा, जूल पर कूलम, यानी कि वोल्टेज V। फिर इसके बाद में जो हमने याद रखना है वो है हमारा ओम्स लॉ, है ना। इसके बाद में हमने याद रखना है ओम्स लॉ को, और ओम्स लॉ तो हमें अच्छी तरीके से पता है। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR, है ना, V इज इक्वल टू IR। V वोल्टेज होता है, I करंट होता है, R रेसिस्टेंस होता है। इससे हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R। इससे हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I। R यहां पर क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, R होता है रेसिस्टेंस। और अगर रेसिस्टेंस चाहिए तो कैसे निकलेगा, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट चाहिए तो कैसे निकालेंगे, किसका, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट चाहिए तो उसको हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, V अपॉन एम्पियर करना पड़ेगा। V अपॉन एम्पियर जो कि होता है ओम। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस होता है V अपॉन एम्पियर, यानी कि ओम। करेक्ट, तो ये तो कुछ मेन फॉर्मूले हो गए।
अब हम आते हैं जो रेसिस्टेंस अगर सीरीज में लगे हैं ना, इसके भी फॉर्मूले हमारे पास में होते हैं इस चैप्टर में। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। एक रेसिस्टेंस खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट हो गया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा स्टार्ट हो गया। तो ये सीरीज में रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, है ना। और अगर सीरीज में रेसिस्टेंस लगे होते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है, सीरीज का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं उनके सम के इक्वल होता है ना, जो सीरीज में लगे हुए रेसिस्टेंस होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। इसलिए आर EQ यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हमने बहुत सारे रेसिस्टेंस को सीरीज में लगाया हुआ है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, उन सभी का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो उन रेसिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। ठीक है, यहां पर हमने यही यहां पर लिखा है। ठीक है, पर अगर रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज में ना लगे हो, इस प्रकार से पैरेलली कंबाइंड हो, ठीक है, इस तरीके से पैरेलली कंबाइंड रेसिस्टेंस हो, तो उनका जो रेसिस्टेंस होता है, मान लो यहां पर 3 रेसिस्टेंस पैरेलली कंबाइंड है, R1 R2 R3, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो 1/R पैरेलल में लगे हुए जो उनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के इक्वल होगा। आगे भी अगर हमने पैरेलली और जोड़े तो उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। तो आपने याद रखना है कि जब इस प्रकार से रेसिस्टेंस पैरेलली कंबाइंड होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल, वो नहीं, उसका रेसिप्रोकल, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के, यानी कि जो रेसिस्टेंस यहां पर है उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर इसके बाद हमने ये भी याद रखना है कि भाई कि जो R होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। R जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, इसलिए R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A होता है ना, प्रोपोर्शनल टू L/A होता है। और इनको अब मिला करके हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके यहां पर इक्वल्स टू लगा करके लिख सकते हैं कि R इक्वल्स टू होता है ρL/A। ठीक है, अभी क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, एक रेसिस्टेंस है, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हमारा A है, इसका लेंथ L है, ठीक है, और इसका जो मटेरियल है उसका जो रेसिस्टिविटी है वो ρ है। अब रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, आपने जो भी मटेरियल ले रखा है उस मटेरियल का 1 मीटर लेंथ वाला वायर बना लो, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला वायर बना लो। यानी कि वायर कैसे बनाओ, 1 मीटर लेंथ होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। इस प्रकार का आप एक वायर बना लो, ठीक है, जो भी मटेरियल आपके पास में है उसका आप रेसिस्टेंस निकालो, उसी को कहते हैं रेसिस्टिविटी। इसका जो रेसिस्टेंस होगा वही होगा रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो यहां पर हमने रेसिस्टिविटी को लिया, यहां पर लेंथ ऑफ वायर को लिया, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लिया, तो इससे हमारे पास में रेसिस्टेंस आ जाएगा। अगर हमको रेसिस्टिविटी को कैलकुलेट करना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, नीचे L ले आओ ना, तो RA/L इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर L चाहिए तो L चाहिए तो L को उधर भेज दो, रो को इधर भेज दो, RA/ρ, इस प्रकार से आ जाएगा। अगर हमें A चाहिए तो हम A को यहां पर लेकर के जाएंगे, R को यहां पर ले आएंगे, तब हमारे पास में A का फॉर्मूला हो जाएगा ρL/R। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला। अब हम निकालेंगे पावर के फॉर्मूले, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमको दिया होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमको दे रखा है, इसका पावर कितना होगा, अगर कोई ये हमसे पूछता है तो उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला होगा, एक तो होगा P = VI। ठीक है, वोल्टेज दिया है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का करंट दिया है, तो V और I को मल्टीप्लाई कर लो तो P यानी कि पावर आ जाएगा। आप पावर को V²/R इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, I²R इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एंड
पावर का एक फॉर्मूला तो हमें आता ही है, पावर होता है एनर्जी कंज्यूम या वर्क डन अपॉन टाइम। तो इतने फॉर्मूले से आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के पावर को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं हीट जनरेशन इन कंडक्टर। जब भी हम किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो करवाते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है ना, तो जो हीट प्रोड्यूस होता है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हीट प्रोड्यूस जितना होता है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है VIT, ठीक है, एक होता है V² अपॉन RT, दूसरा होता है, तीसरा होता है यानी कि I² RT। तो इतने फॉर्मूले से आप हीट जनरेशन कितना हो रहा है किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हमने लगभग सभी फॉर्मूले को लिख लिया है इलेक्ट्रिसिटी के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। इसके हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा कंप्लीट होता है सभी फॉर्मूला।